चलिए तो आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। हमारा आज का नया अध्याय है जंतुओं में पोषण। ये क्लास 7 की बिहार बोर्ड की विज्ञान की किताब की है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है जंतुओं में पोषण। तो पोषण के मतलब क्या होता है, ठीक है। पोषण के मतलब क्या होता है, तो देखिए पोषण का डिफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पर। जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करना, ठीक है, मतलब जीवों द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई चीज हम खा रहे हैं, पोषक तत्व अर्थात पोषक तत्व के नाम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ठीक है, विटामिन इत्यादि इत्यादि सब जो है क्या है, पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और वही है कि जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना पोषण कहलाता है। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं अर्थात कार्यों को करने योग्य, जैसे मान लीजिए कि जब कोई छोटा बच्चा रहता है, बढ़ता है अर्थात अपने शरीर को वृद्धि करता है, तो वृद्धि करना, चलना, बोलना, ठीक है, खेलना कूदना, ये सब क्या है, शारीरिक व्यायाम है, शारीरिक कार्य। और यहाँ तक कि पाचन भी करना, ये भी क्या है, कार्य ही है। जैसे हमने भोजन खाया, भोजन मुंह में डालते ही उसको अच्छे तरह से चबाते हैं, चबाने के बाद निगलते हैं, निगलने के बाद उसके फिर कार्य पाचन तरह की चालू हो जाती है और वो धीरे धीरे पचते जाती है। ये सब शारीरिक क्या होते हैं, कार्य को होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, पोषण कहलाता है। उसके बाद है पाचन। हमने इसमें पढ़े, मतलब आज हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से मानवों में पाचन या मनुष्यों में पाचन। तो देखिए पाचन के एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल स्वरूपों को ऐसे सरलतम रूपों में परिवर्तित करना सीखा, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार शारीरिक कोशिकाओं में हो सके पाचन कहलाता है, ठीक है। अर्थात देखिए क्या है, एंजाइम के उपस्थिति में भोजन के जटिल स्वरूपों को ऐसे सरलतम रूपों में परिवर्तित करना, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार शारीरिक कोशिकाओं में हो सके पाचन कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने कुछ खाया, खाने के बाद मान लीजिए कि चावल दाल सब्जी खाया, ठीक है, तो खाने के बाद इसको वह पचते हैं, उनमें से कार्बोहाइड्रेट को अलग, प्रोटीन को अलग, ठीक है, वसा को अलग कर लिया जाता है। और इसको यहाँ पर जैसे हमारे शरीर की वृद्धि करना है तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा देना है कार्बोहाइड्रेट की, तभी ऊर्जा रहेगा, तभी तो हम चल फिर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग क्रियाओं में विभिन्न रूपों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, यही क्या कहते हैं, पाचन, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर कुछ एक चित्र है, मतलब मानव के पाचन तंत्र का यहाँ पर इमेज है। नहीं, यहाँ से शुरू होता है मुंह गुहा। सबसे पहले हमने जहाँ पर भोजन जहाँ पर हम सर्वप्रथम ले जाते हैं अर्थात निगलते हैं, खाते हैं, तो ये सबसे पहले हम कहाँ लेते हैं, तो मुंह गुहा में। और यहाँ पर उपस्थित दांत होते हैं, ठीक है। ये दांत क्या करते हैं, दांत के बारे में भी बताएंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं और उनका अलग अलग कार्य है, अलग अलग नाम है, बताएंगे इसी चैप्टर में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दांत उपस्थित रहते हैं, साथ में जीभ भी रहती है और मुंह हमेशा गीला रहता है, भीगा हुआ रहता है, पर मुंह में जैसे पानी की तरह कुछ रहता है पदार्थ, जिसको हम लार कहते हैं, ठीक है। ये लार पदार्थ मतलब लार जो है, ये द्रव लार ग्रंथि से निकलते हैं और मुख में लार ग्रंथि 3 जोड़ी में होती है, ठीक है। और ये
क्या होते हैं, आप देखिए यहाँ पर जेवी लेते हैं तो अच्छे से भोजन को चबाते हैं। चबाने में भोजन को मतलब पीसने में कुतरने में दांत मदद करता है, लेकिन उसको और भी मतलब अच्छा से कुतरने में हमारा जीभ भी मदद करता है। और लार उपस्थित रहते हैं, लार ग्रंथियां, उस लार ग्रंथियां से भोजन में क्या होते हैं, भोजन सनते जाते हैं और उस लार में पूरी तरह से सन जाते हैं। और जो बैक्टीरिया बाहर से अगर गए भी है, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, तो ये क्या होते हैं, लार में उपस्थित एंजाइम मतलब जो क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इसका नाम है इमाइलेस। ठीक है, आपकी किताब में दिया है, इसका नाम इमाइलेस है। अब इसके बाद यहाँ पर पूछने के बाद यह धीरे से इसको हम अंदर की ओर निगल लेते हैं। निगलने के बाद यह जाता है ग्रासिका में। ग्रासिका यह एक पाइप है, यहाँ से पूरा मुंह कुहा से लगा हुआ है और अमाशय तक, अमाशय में आकर के खुलती है और ये है अमाशय। देखिए ये सबसे पहले ही वो भोजन आकर के रुकता है। ठीक है, और भोजन रुकने के बाद यहाँ पर अमाशय में पाचक रस स्रावित होते हैं, साथ में HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और क्या रहता है, पाचक रस, पाचक रस। तो HCl यह एक अम्ल है, क्या है, अम्ल है। तो अम्ल है, क्या करेगा, मान लीजिए कभी कभी देखिएगा एसिड अम्ल डालने के बाद जो उसकी मात्रा अगर सांद्र के रूप में रहती है तो जलाने लगती है। ये तो अपने सभी क्या है, मुलायम रहते हैं, बहुत मांसल, बहुत पतली मांसल से बने होते हैं, जो कि जल सकते हैं HCl से, और जल भी जाएंगे। लेकिन इससे बचाने के लिए, HCl अर्थात अम्ल से बचाने के लिए हमारे अमाशय में एक म्यूकस उपस्थित रहता है, जो कि अमाशय के भित्ति पर इस तरह चारों तरफ से लगा हुआ रहता है, और उसको क्या कहते हैं, श्लेष्मा। श्लेष्मा ये क्या करता है, अमाशय की भित्ति को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ में और पाचक रस स्रावित होते हैं अमाशय में, और ये क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को, मतलब पोषक तत्व में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं और पाचन की क्रिया को आसान कर देते हैं। साथ में HCl भी जब भोजन पर पड़ता है तो अम्लीय बना देता है उसको, और वो भी भोजन को पाचन में सरलता कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे अमाशय हमारे लेफ्ट साइड में उपस्थित होते हैं, हमारे शरीर के लेफ्ट साइड में इधर की ओर क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। और इसके बाद हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका नाम है यकृत। यकृत में ही एक छोटा सा घर जैसा रहता है, थैली जैसा रहता है। यह थैली में उपस्थित रहते हैं पित्तरस, और ये पित्तरस भोजन पर गिरते हैं। यह वसा का पाचन करने में मदद करते हैं। जो हमारे, जैसे हमने तेलीय पदार्थ को खाया तो तेलीय पदार्थ ही वसा होते हैं, तो तेलीय पदार्थ को खाने पर इसमें ही क्या करते हैं, जो हमारे यकृत में उपस्थित पित्ताशय में उपस्थित रहते हैं पित्तरस, और मतलब उसी से वहीं से स्रावित होते हैं और ये भोजन पर गिरते हैं और भोजन में उपस्थित वसा को क्या करते हैं, पाचन करने में मदद करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अग्न्याशय, जो कि हल्का पीले रंग की होती है। ठीक है, और ये होते हैं लाल भूरे रंग की यकृत, इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होते हैं, कौन, यकृत। ठीक है, और उसके बाद नीचे जब भी भोजन आता है तो अग्न्याशय से निकलने वाले अग्न्याशयिक रस भी भोजन पर पड़ते हैं। ठीक है, ये भी भोजन के पाचन में मदद करते हैं। तब चली जाती है भोजन छोटी आंत में। छोटी आंत में लगभग बहुत देर तक भोजन पचती जाती है और उसमें से सभी भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्वों को क्या कर लेता है, सब अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब सोख लिया जाता है। और उसके बाद भोजन धीरे धीरे
इसमें से निकल करके बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में लवण के साथ साथ जल भी जो भोजन में उपस्थित रहते हैं उन भोजन को उसमें से भोजन में से जल को अवशोषित कर लिया जाता है। कौन अवशोषित करता है? तो बड़ी आंत। और छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई 6.5 से 7 मीटर तक की होती है। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ठीक है। और इसमें ये देखिए जो बड़ी आंत में एक यहाँ पर पूंछ की भांति है, ये है प्रशेषिका अर्थात अपेंडिक्स, यही अपेंडिक्स है। उसके बाद भोजन अवशोषित कर, भोजन में उपस्थित जल और लवण को अवशोषित करने के बाद भोजन आकर के मलाशय में एकत्रित होता है और मलाशय में अपशिष्ट भोजन एकत्रित होते हैं और उसके बाद गुदा द्वारा बाहर निष्कासित कर दी जाता है। इस तरह करके भोजन हमारे शरीर में पाचन होता है और इसकी मतलब हमारे शरीर में भोजन इस तरह करके पचते हैं। देखिए एक यहाँ पर भी मैंने चित्र इस तरह कुछ बनाया है, चित्र इसको हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। और ये डायफ्राम है। ओके, थैंक यू। अभी इसको आमाशय, यकृत और छोटी आंत, बड़ी आंत, स्वांगीकरण, ठीक है, इस तरह करके अभी चीज बाकी है इसमें और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसके कारण मैंने शॉर्ट वीडियो के तरह बनाया और इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में बना करके डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।